So students, we discussed in our last lecture literature and literature work of गुप्ता पीरियड एंड हमने डिस्कस भी किया था कि इम्पोर्टेंट लिटरेचर क्या होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। एपिक्स, इम्पोर्टेंट एपिक्स एंड पुराणास डिस्कस किए हमने। देन जो और थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हम गुप्ता पीरियड्स का वो डिस्कस करेंगे। देन इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज हम लोग रिलीजन डिस्कस कर लेते हैं कि अलग रिलीजन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम सारे रिलीजन्स डिस्कस करेंगे। बट गुप्ता पीरियड्स के टाइम पे जो हमारे 3 इम्पोर्टेंट रिलीजन्स थे उस टाइम पे, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, उनमें कितना क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज हिंदुइज्म। सो प्लीज राइट डाउन। वैष्णविज्म, भगवतिज्म हैड बीइंग गेनिंग। मतलब वैष्णविज्म एक हिंदुइज्म का पार्ट है। उस टाइम पे आपको पता है कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, एक शैविज्म एंड सेकंड इज वैष्णविज्म। सो वैष्णविज्म का उस टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, लॉर्ड विष्णु का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। सो इमर्जेंस ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। तो पौराणिक हिंदुइज्म इज डिफरेंट फ्रॉम इज पौराणिक हिंदुइज्म डिफरेंट फ्रॉम वैदिक हिंदुइज्म? यस। तो क्या क्या डिफरेंसेस थे कि मतलब रिलीजन तो एक ही था, रिलीजन एक ही था, बट कुछ चेंजेस उस टाइम पे जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वैदिक हिंदुइज्म में थी या वैदिक पीरियड में थी, वो पुराने टाइम में कुछ चीज़ें चेंजेस किए गए। तो क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लीज़ राइट डाउन फॉर द वैदिक ब्राह्मणिज्म गेव वे टू पुराणिक हिंदुइज्म। तो ये जो फेस है ये ट्रांजिशन का फेस है। मतलब हम वेदों से निकलकर पुराणों की तरफ डाइवर्ट हुए इस फेस में। मतलब उसके बाद जो चीज़ें हैं, क्योंकि वैदिक टाइम में गाइस क्या था कि कुछ रिचुअल्स ज़्यादा थे, रिचुअल्स उसका सेक्रीफाइसेस ज़्यादा थे उस टाइम पे। जो पुराने पीरियड में आके तो कम किसी गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इस टाइम पे हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ था। रिवाइवल हुआ ही क्यों था? ताकि जो पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिनसे लोगों को दिक्कत थी, इसलिए वो उन प्रॉब्लम से कारण हिंदू रिलीजन को छोड़कर बौद्धिज्म या जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। तो उन चीज़ों अब उन्हें वापस अपने साइड लेके आना है, फिर और लोगों की तरफ डाइवर्ट ना हो, इसके लिए वो चीज़ों को स्टॉप करना पड़ा जिनसे उन्हें दिक्कत थी। तो वही जो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो वैदिक हिंदुइज्म, वैदिक रिलीजन के टाइम पे ये रिलीजन मांगता था, वो यहाँ पे थोड़ा कम किए, तो उसमें थोड़े चेंजेस किए गए। तो एक सबसे चीज़ होती है कि वैदिक जो रिलीजन है वो क्लास डोमिनेशन था उस टाइम पे। मतलब जो पूजा करने का अधिकार था वो सिर्फ ब्राह्मणों को था, पूजा करवाने का अधिकार सिर्फ राजा या जो हेड हुआ करते थे उस टाइम पे उन लोगों को हुआ करता था। मतलब कॉमन लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं था, कॉमन लोगों को पूजा करने की परमिशन नहीं थी, उन्हें वो अपने रिचुअल्स निभाने के लिए परमिशन नहीं थी। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि वो लोग इस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी हुए। सो राइट डाउन फॉर द वैदिक ब्राह्मणिज्म gave way to Puranic Hinduism. Sacrifice rituals were not entirely abandoned but they lost their esteem. सेक्रीफाइसेस जो रिचुअल्स है उनको पूरी तरह छोड़ा नहीं। मतलब जो वैदिक रिलीजन के वैदिक पीरियड के टाइम की जो सेक्रीफाइसेस थे या रिचुअल्स थे, पुरानिक टाइम में पुरानिक रिलीजन ने उसे छोड़ा नहीं, बट हाँ उसमें कुछ चेंजेस जरूर किए। Where Vedic Brahmanism was intimately linked with lavish sacrifice and upper Varna Jati, the Puranic Hinduism became widely popular as it was open to all Varna Jati, including Shudras, women, and etc., and encouraged the worship of personal deities. I repeat it, please write down. Where Vedic Brahmanism was intimately linked with lavish sacrifices and upper Varna Jatis. The Puranic Hinduism became widely popular as it was open to all Varna Jatis, including Shudras, women, etc., and encouraged them worship of a personal deity. So see guys,
जो हमने डिस्कस की कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म था वो बहुत लेविश सेक्रीफाइसेस मांगता था, बहुत ज़्यादा भव्य बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस मांगता था, जो पुराने टाइम में चेंजेस किए गए। उसके बाद हम लोगों ये भी डिस्कस किया कि जो पूजा करने का हक था वो ब्राह्मणों को था, तो पुराने टाइम में आके उन लोगों ने वो हक वुमेन्स को दिए, प्लस जो शूद्रास या जो लोअर क्लास थी उन लोगों को भी पूजा करने का अधिकार यहाँ पे मिलता है। और उस टाइम पे वैदिक टाइम पे आप देखेंगे तो जो पूजा या जो रिचुअल्स होते थे वो ग्रुप में होते थे, कि मतलब एक पर्सनली नहीं होता था, जैसे कि सपोज जो राजा है या फिर जो भी हेड हुआ करता था उस टाइम पे, वो उस पूजा या उस समारोह का उस को ऑर्गेनाइज करता था। देन पूरा जो एरिया है, मतलब जो उसकी प्रजा है, वो उसको पार करता था। सेपरेटली पूजा करने का उस टाइम पे ब्राह्मण वैदिक टाइम पे वो चलन नहीं था। बट पुराना टाइम पे आप देखते हैं ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड्स की सेपरेट पूजा करने का अधिकार मिला, कि आप अपने घर में पर्सनली पूजा कर सकते हैं। तो मतलब फिर आप देखेंगे कि जो मूर्तियों का चलन था वो मूर्तियों का चलन यहाँ से स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड से, कि आप अपने घर में अपने पर्सनल भगवान ले आके पूजा कर सकते हैं। इससे पहले भगवान सबके हुआ करते थे, बट ये आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पे भगवान को पर्सनली डिवाइड कर दिया कि आप सेपरेटली अपनी पूजा कर सकते हो। तो वो चीज़ें एक अच्छी भी थी, बट ग्रुप में पूजा होती थी तो शायद सब लोग एक अच्छे से उस रिचुअल्स को निभा पाते थे। बट वहाँ पर डिफरेंस कमी ये थी कि सबको करने का अधिकार नहीं था, कि चलो बस राजा कर रहा है, ब्राह्मण करवा रहा है, आप लोग दूर से देख सकते हो, उसमें पार्ट नहीं ले सकते। बट यहाँ पार्ट भी ले सकते थे और सेपरेटली अपने घर में वो रिचुअल्स अपने निभा सकते थे। तो प्लीज़ राइट डाउन फर्दर। इट्स एक्सेसिबिलिटी lay in performing acts that require little investment, the giving of gifts, keeping of fast and vows, traveling collectively to palace of pilgrimage, and subs- सब्सक्राइबिंग ऑफ टू लोकल माइथोलॉजी। तो इसने पुराणिक पीरियड ने या ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड के टाइम जो पुराणिक रिलीजन था उसने एक इजी फॉर्म कर दिया था, कि चलो मतलब जो वैदिक टाइम का जो ज़्यादा लेविश सेक्रीफाइसेस थे उनको कम करके भाई चलो आपने जो आप एक तो कुछ फास्ट रख लीजिए, मतलब जो फिर जो पिलग्रिमेज है आपके तीर्थ स्थान है आप वहाँ विजिट करिए। तो बस कुछ चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया था, मतलब और मतलब जो पिलग्रिमेज थे वो सबके लिए ओपन कर दी थी, कैसे कोई भी जाके विजिट कर सकता है, अपनी पूजा कर सकता है। और जो रिचुअल्स थे फास्ट वगैरह वो भी सबके लिए ओपन है। मतलब वैदिक टाइम में बलि का ज़्यादा वो था, तो वो शायद यहाँ थोड़ा कम किया और ईजी वे में अपने रिलीजन को उन लोगों ने वो किया। सी गाइस, एक चीज़ और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब उन लोगों को लगा कि उनका जो रिलीजन है उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए या दूसरे रिलीजन उनके रिलीजन पे हावी हो रहा है, तो उन लोगों ने ना पीसफुली अपने रिलीजन में चेंजेस किए, ना कि आज के टाइम में जो हो रहा है कि लगता है कि हमारा धर्म खतरे में। तो मतलब ज़्यादा वो नहीं हो रहा है ना कि लड़ाई झगड़े इस टाइप से, नहीं, पीसफुली उन लोगों को जो लगता था कि तुम लोगों को शांति से अपने थोड़ा अट्रैक्ट कर सके। तो अगर आज भी उस तरह का कोई सोल्यूशन निकाला जाए तो शायद इंडिया बहुत ही फिर से एक पीसफुल कंट्री बन सकता है। हालांकि पीसफुल से बोलने को बच्चा, अब तो जो चीज़ें आप देखने को डेली न्यूज़ में देख सकते हैं, बट वो चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है। तो नेक्स्ट रिलीजन इज बुद्धिज्म। सॉरी, बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज अनलाइक द अर्लियर टाइम। तो इस टाइम पे ना बुद्धिज्म को इतना रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला एज कंपेरिजन टू प्रीवियस टाइम। मतलब ड्यूरिंग द मौर्यास पीरियड उतना पैट्रोनेज इस टाइम रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा पैट्रोनेज मिला हिंदुइज्म को, जैनिज्म को इतना नहीं मिला। सबसे ज़्यादा इस टाइम के जो आप राजा देखेंगे, जो डायनेस्टीज देखेंगे, वो हिंदू रिलीजन के सपोर्टिव थे। समुद्रगुप्ता's permission to the king of Ceylon to erect the magnificent monastery in Bodh Gaya indicate that Buddhism was given good patronage. I repeat, Samudragupta's permission to the king of Ceylon to erect the magnificent monastery in Bodh Gaya indicated that Buddhism was given good patronage. तो समुद्रगुप्ता की परमिशन जो श्रीलंका के राजा था, सेलोन श्रीलंका को बोलते थे, तो श्रीलंका के जो राजा था उसने बोध गया में मतलब मोनेस्ट्रीज को वो किया। तो मतलब इस टाइम बोल सकते हो कि बुद्धिज्म को मतलब हालांकि इतना ज़्यादा अर्लियर टाइम के इक्वल पैट्रोनेज नहीं मिला, बट हाँ थोड़ा पैट्रोनेज फिर भी था बुद्धिज्म को। नालंदा प्रॉस्पर्ड अंडर देयर पैट्रोनेज पोस्ट 500 AD। इट्स अ न्यू फेज इन बुद्धिज्म मार्क्ड बाय द फॉलोइंग डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वाज होमिनाइजेशन विद बुद्धिज्म, Hinduism। तो 500
एडी के बाद से कुछ बुद्धिज्म में कुछ चेंजेस देखने को मिले यहाँ पे। तो वो चेंजेस क्या, चेंजेस या डेवलपमेंट देखने को मिले। तो फर्स्ट जो डेवलपमेंट था वो था होमिनाइजेशन ऑफ होमिनाइजेशन विद हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म के साथ इसका होमिनाइजेशन किया गया। गाइस एक फेमस लाइन है कि अगर आप लोगों से उनका धर्म छीनने की कोशिश करोगे तो वो आपको अपना धर्म बना लेंगे। सेम चीज़ें हुई कि ड्यूरिंग बुद्धा, हालांकि बुद्धा का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, उन्होंने अपना एक ज्ञान का रास्ता लोगों को दिखाया। तो सेम चीज़ें बुद्धा के पीरियड में हुई थी। तो बुद्धा के जो फॉलोअर्स बढ़े तो वो हिंदू धर्म को छोड़कर लोग बुद्धिज्म में आए। तो सेम, हाँ एक बोल सकते हो कि हिंदू धर्म से उस तरफ गए थे। तो बस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बुद्धा एंड आफ्टर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड में एक न्यू थ्योरी निकल के आती है कि तो होमिनाइजेशन ऑफ, इसमें आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप होमिनाइजेशन विद हिंदुइज्म में आप लिखेंगे Hindu practiced devotion of Buddha as a reincarnation of Lord Vishnu. In a way, Hinduism went to assimilate Buddhism as a part of its own. तो उसके बाद ये मानना स्टार्ट हो गया कि जो बुद्धा थे वो लॉर्ड विष्णु के अवतार थे, मतलब लॉर्ड विष्णु के रीइंकारनेशन थे बुद्धा। तो उसके बाद हालांकि जब बुद्धा उनके पार्ट थे तो वो जो रिलीजन था वो भी फिर ये मानना स्टार्ट किया कि हिंदू धर्म का ही पार्ट था। तो गाइस ड्यूरिंग द बुद्धा सबसे ज़्यादा अगर लॉर्ड बुद्धा का अगर किसी ने विरोध किया था तो वो थे ब्राह्मण, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई थी। वो जो जिन चीज़ों से मतलब लोगों को वो करते थे, वो लोगों ने उन चीज़ों को डिनाइड करना स्टार्ट कर दिया था। तो बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था ब्राह्मणिज्म ने बुद्धिज्म को। बट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड से दे सेड कि जो बुद्धा थे ही वॉज अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड बुद्धिज्म ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। सो आई टोल्ड कि अगर आप लोगों से उनका धर्म छीनने की कोशिश करोगे तो वो आपको अपना धर्म बना लेंगे। देन सेकेंड पॉइंट इसी के इसमें आप लिखेंगे humble beginning of what later comes to be known as तांत्रिक बुद्धिज्म। उसके बाद सी गई सबसे ज़्यादा अगर शॉकिंग चीज़ अगर आपको कुछ देखने को मिलती है तो वो आप तांत्रिज्म बोलते हैं कि देखने को मिलता है बुद्धिज्म में, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा के जो मतलब रूल्स थे या उनके जो डिसिप्लिन थे उसके टोटली अगेंस्ट था कि उन्होंने जिन चीज़ों को सपोर्ट कभी अपने लाइफ के ड्यूरेशन में नहीं किया, उनके बाद वही सारी चीज़ें इस रिलीजन में ऐड हुई। जस्ट लाइक मूर्ति पूजा, तांत्रिज्म, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई। तो तांत्रिज्म में आपको देखने को मिलता है। इवन आप बोल सकते हैं कि तांत्रिज्म की स्टार्टिंग ही बुद्धिज्म से हुई थी, मतलब उसके बाद वो धीरे धीरे जैनिज्म में, उसका हिंदुइज्म में आया, उसके बाद पूरे रिलीजन में फैला। बट तांत्रिज्म की जो एक्चुअल स्टार्ट हुई थी, हालांकि कुछ वेदास में भी थोड़ा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, बट जो फॉलो करना स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बुद्धिज्म से। तो राइट डाउन हम्बल बिगिनिंग ऑफ व्हाट लेटर कम्स टू बी नोन एज तांत्रिक बुद्धिज्म। द नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, द न्यू फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एसोसिएटेड विद दिस ट्रेडिशन, द तंत्रास appeared during the Gupta period and there are indication that distinctively tantric ritual began to be employed at this time as well। वो जो तांत्रिज्म की स्टार्ट बुद्धिज्म में गुप्ता पीरियड में हुई, उसके बाद इसको डिस्टिंक्टिवली बोल सकते हो कि इसे एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में ये स्टार्ट हुआ। कि चलो उससे पहले जो प्रोसेस होती थी वो एज ए नॉर्मल, इसे एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में लोगों ने स्टार्ट किया, लोगों ने जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं उनने। एंड नेक्स्ट पॉइंट, तारा इज अ फीमेल बोधिसत्व इन महायाना बुद्धिज्म हु अपीयर एज अ फीमेल बुद्धा इन वज्रयाना बुद्धिज्म। तो माँ तारा वही शी वॉज अ फीमेल इन बोधिसत्व इन महायाना। तो मतलब महायाना डिस्कस किया था हम लोगों ने, महायाना एंड वज्रयाना। अगर आपको याद हो तो कोई बात तो ठीक है, ना कोई बात नहीं, मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे। हम लोगों ने बहुत डीपली डिस्कस किया था इसको। तो महायाना में उसको बोधिसत्व के रूप में वो किया गया माँ तारा को, और उसके बाद वज्रयाना में फीमेल बुद्धा बोला गया। एंड शी इज़ नोन एज द मदर ऑफ लिबरेशन। तो मुक्ति की जननी भी बोला गया, मदर ऑफ लिबरेशन।
and represent the virtues of success in work and achievements. So I repeat, she is known as the mother of liberation and represent the virtues of success in work and achievements. Virtue. This will later develop into full-fledged Vajrayana cult and reach its peak during the Pala Empire. So guys, बुद्धिज्म में जो एक्टिविटीज देखने को मिलती है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वो पाल एम्पायर में देखने को मिलती है। यहाँ आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ वो होता है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विकास होता है पाल पीरियड में। एंड यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2020 मेंस। सो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है अपने एग्जाम्स में, फिर आप बोलते कि हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो नहीं, थोड़ी चीज़ें आपको भी लिंकअप करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि पता है आपको यूपीएससी कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों ने एनालाइज कर ही लिया होगा। तो थोड़ा अदर भी अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। इवन अपने एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने की कोशिश की, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ से वो क्या कैसा गेम खेलता है आपके यहाँ यूपीएससी। तो ये क्वेश्चन जो पाल एम्पायर में जो बुद्धिज्म का जो डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2020 के मेन से पूछ चुका है ड्यूरिंग माई टाइम। देन नेक्स्ट रिलीजन इज जैनिज्म। Jainism is spread into Gujarat at Balabi took place the compilation of two Jain texts in the councils in 4th and 5th century. तो गुजरात में स्प्रेड हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पे जो दो जैन टेक्स्ट का डेवलप वो कंपाइलेशन और वो हुआ था, और जैन काउंसिल्स हुई थी 4th and 5th century में, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस पीरियड में देखने को नहीं मिलते हैं जैनिज्म में, बट कुछ थोड़ा सिग्निफिकेंस है, हमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे भी शक्तिज्म और तांत्रिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। सी दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द रूल्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स, जो जैन के 24 तीर्थंकर्स थे। इवन मोस्ट इम्पोर्टेंट महावीरा, उन्होंने कहीं से कहीं तक अपनी लाइफ में इस चीज़ का ना डिस्कशन किया ना इसका सपोर्ट किया, बट आफ्टर दैम उस रिलीजन में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। सो शक्तिज्म एंड तांत्रिज्म आर क्लोजली एसोसिएटेड कल्ट्स, दे स्टार्टेड एज डिफरेंट स्ट्रीम्स। शक्तिज्म रिवॉल्व अराउंड प्लेसिंग द वुमेन एट द सेंटर। तो शक्तिज्म की स्टार्ट हो, शक्ति से आप समझ सकते हैं कि वुमेन्स के बारे में बात की, तो वुमेन्स को इसमें यहाँ पर सेंटर माना गया। उसके बाद लेटर दिस कल्ट started to be associated with Saivism, where Shakti's seen as Shiva's consort. So Saivism को भी इससे अटैच किया गया। उसके बाद हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी इसलिए भी नहीं आई क्योंकि जो 24 तीर्थंकर थे सभी इम्पोर्टेंट थे, तो इसलिए एक थ्योरी नहीं बोल सकते कि वो किसी हिंदू देवी देवता या लॉर्ड विष्णु या किसी भी देवी देवता के इनकारनेशन थे या के अवतार थे, क्योंकि 24 को रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे बुद्धिज्म हुआ, क्योंकि सिंगल बुद्धा ने उस रिलीजन को बढ़ाया था और स्टार्ट किया था, तो वहाँ उन्होंने बोल दिया कि लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन थे। मैं 24 को रिलेट नहीं कर पाया, बट हाँ इसको थोड़ा हिंदुज़म में उन्होंने ऐड किया, उस सैविज्म के इसमें वो किया। उसके बाद द नेम तांत्रिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम स्केर्ड टेक्स्ट कॉल्ड तंत्रास। तो तांत्रिज्म की यहाँ स्टार्टिंग हुई। द अर्लीस्ट वर्क वर रिटन इन द गुप्ता पीरियड। In course of time, Tantrism managed to penetrate all religions. So right, please write. The earliest work were written in the Gupta period, and in course of time, Tantrism managed to penetrate all religion. And after that, Tantrism जो था का तांत्रिज्म का जो इम्पैक्ट था सारे रिलीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो इवन बोल सकते हो कि उसके बिना रिलीजन में का पॉसिबल नहीं था। उसके आज भी अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तो आपको वहाँ भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन सिटीज़ में भी देखने को मिलता है, बट अर्बन एरियाज़ में इतना थोड़ा कम मिलता है। बाकी रूरल एरियाज़ में तो अगर किसी को सर्दी खांसी भी हो रही तो उन्हें लगता है कि कोई इतना फ्री बैठा है उनकी लाइफ के साथ खेलने के लिए, बट ऐसा नहीं है। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। देन कुछ आर्किटेक्चर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्तूपास, स्तूपास
तो अब गाइस आप बोल सकते हैं कि स्तूपाज, अब स्तूपा हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइम पे डिस्कस, बट वो जो स्तूपा हमने पढ़े वो अशोक के टाइम के जो स्तूपाज थे, मौर्यन पीरियड में डेवलपमेंट हुआ था। यहाँ पे आई टोल्ड यू कि इतना पैट्रोनेज नहीं मिला बुद्धिज्म और जैनिज्म को यहाँ पे, बट थोड़ा बहुत पैट्रोनेज था। मतलब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि जैसे मौर्यन पीरियड में आप देखेंगे कि द ग्रेट चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसका संन्यास लेकर उसका प्रचार किया, और सन्यासी के रूप में अपनी लाइफ उन्होंने गुजारी, अपनी लास्ट लाइफ। और द ग्रेट अशोका का आप देखेंगे ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एंड ही स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया एंड ऑल्सो सराउंडिंग कंट्री ऑफ इंडिया जस्ट लाइक श्रीलंका एंड ऑल। तो उसके बाद गुप्ता पीरियड आया, तो गुप्ता पीरियड में जो आई टोल्ड कि इट्स अ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको हिंदुइज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बट हाँ कुछ थोड़ा बुद्धिज्म और सी गाइस स्टार, ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो चुकी थी उसके बाद, नहीं, फॉलोवर्स थे। और इवन हालांकि गुप्ता पीरियड में रिवाइवल हुआ हिंदुइज्म का, बट फिर इम्पैक्ट उस टाइम पे आप देखेंगे, अभी पॉपुलेशन देखेंगे तो शायद मैं भी बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म की पॉपुलेशन शायद इसको कंपेयर करें तो इससे हिंदुइज्म से ज़्यादा ही होगी शायद, या फिर पैरेलल ही हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा या पैरेलल होगी तभी तो फिर लगा ना कि धर्म खतरे में है हमारा। उसके बाद रिवाइवल करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो चीज़ थी कि थोड़ा बहुत पैटर्नेस फिर भी मिला। तो स्तूपास, धामे का स्तूपा, धामे का स्तूपा, प्लीज राइट डाउन। ओरिजिनली बिल्ट इन 249 BCE ड्यूरिंग द किंग अशोका ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो ये बिल्डअप हुआ था द ग्रेट अशोका के टाइम में, अशोका ने ही बनवाया था इसे, बट फिर हम इसे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, अशोका मौर्यन पीरियड में हमने क्यों नहीं पढ़ा? हाँ, वहाँ नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ें रिलेटेड हुई थी इससे। तो दिस मैसिव एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, प्लीज राइट डाउन, दिस मैसिव एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर हैज ओवर टाइम गॉन थ्रू सेवरल एक्सपांशन एंड एडिशन। हाँ, तो अशोका ने बनवाया था, बट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव एक्सपांशन एंड एडिशंस देखने को मिलता है। तो सी गाइस, ये जो एक रफ ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ये जो स्तूपा है ये इस टाइप से स्तूप है। तो इस टाइप से, तो ये जो इतना ये जो पार्ट था अशोका ने बनवाया था, बट इसके ऊपर का जो ये जो स्टोरी थी डबल स्टोरी टाइप में स्तूपा को देख सकते हैं। ये आफ्टर इसका एक्सपेंशन हुआ, कुछ डेकोरेशन भी यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इट्स अ सिलेंड्रिकली शेप स्तूपा। सो हाँ, प्लीज राइट डाउन, दिस सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप स्तूपा मेड ऑफ रेड ब्रिक एंड स्टोन्स and stone facing is chiseled and display delicate floral carving of Gupta origin। तो वही डेकोरेशन और तरासा गया था स्टोन्स को, ठीक है। एंड फिर स्तूपा में एक ही इम्पोर्टेंट स्तूपा जो एक्सपांशन हुआ बस इस पीरियड में, तो वो एक ही था। उसके बाद केव्स, प्लीज राइट डाउन, द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस architecture were cave temple, which typically had exteriors decorate with relief sculpture and single carved doorway. Inside the shrine, next point, inside the shrine, ritual sculpture were placed such a Shivlinga as, and the wall were richly decorated with more carving showing skin from mythology. Inside the shrine या inside the temple, टेम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट ये लिखेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल पड़ता है। इसी का इस यूपीएससी मेंस आपका जो है एक आपके प्रेजेंटेशन और वोकेबलरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई आंसर ठीक से याद मतलब माइंड में नहीं आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो अगर आपको उसका प्रेजेंटेशन आप बेटरली करते हो विथ फ्लो चार्ट, विथ डायग्राम, या थोड़ी हार्ड वोकेबलरी यूज़ करते हो विथ अंडरलाइन, तो इट वुड बी अ मोर इम्पैक्टफुल ड्यूरिंग एज कम्पेरिजन टू अदर एस्पिरेंट्स। तो अपनी वोकेबलरी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो टेम्पल्स के उस पर भी यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे वही जो केव आर्किटेक्चर जो टेम्पल्स थे वहाँ शिवलिंग को आप देख सकते हो, और जो उसकी जो वॉल्स थी वो वॉल्स पर डेकोरेशन स्टार्ट हुआ इस पीरियड में। एग्जाम्पल उदयगिरी केव, उदयगिरी केव, ठीक है। जब आप बोलेंगे कि उदयगिरी केव हमने उड़ीसा में पढ़ा था
तो उसके बाद मतलब हम लोगों ने सेंट्रल में, वेस्टर्न पार्ट में पढ़ा, ईस्टर्न पार्ट में पढ़ा। हाँ गाइस, बट ये जो उदयगिरी केव्स है ये वो वाली नहीं है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल पार्ट में थी ये इंडिया के, सेंट्रल पार्ट एमपी। तो ये एमपी के विदिशा में ये केव्स आपको देखने को मिलेगी, जो नियरेस्ट कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल के पास में, तो ये आपको देखने को मिलेंगी। तो प्लीज राइट डाउन द उदयगिरी केव्स बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड आर लोकेटेड इन विदिशा मध्य प्रदेश। तो विदिशा जो है, विदिशा मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी, इट्स नियरेस्ट टू भोपाल। विदिशा जस्ट इट वाज द कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल थी। उसके बाद मौर्यन पीरियड में से भी इसको थोड़ा रिलेटेड मिलता है, जैसे अशोका ने स्तूपा बनवाया था नियरेस्ट सांची जो विदिशा के पास में। और अशोका की जो एक वाइफ थी देवी या महादेवी जो नाम था उनका, वो उनका जो कनेक्शन है विदिशा से था। तो हालांकि वो हम मॉडर्न पीरियड की बात है तो नॉर्मल कनेक्शन था, बट यहाँ पे जो शुंगा डायनेस्टी थी ने अपने, शुंगा डायनेस्टी की कैपिटल विदिशा थी। उसके बाद उदयगिरी केव्स, तो देयर वर, नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अबाउट 14 केव्स। सो 14 केव्स आपको देखने को मिलेंगे उदयगिरी केव्स में, बट केव 5 डेडिकेटेड टू द वराह अवतार ऑफ विष्णु। तो हम केव नंबर जो 5 है वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर ऐसे आप किसी केव वगैरह का अगर वो आप करते हैं तो ऐसे हैशटैग से रिप्रेजेंट कीजिए तो अच्छा भी लगेगा। नंबर 5 लिखते में थोड़ा हैशटैग लिखेंगे तो थोड़ा वो थोड़ा अलग अपने आप को हाईलाइट करेगा। तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पे ये जो मार्क बनाया गया है ये क्या है, तो वो थोड़ा उसको पढ़ने की कोशिश, फिर पढ़ लेगा उसका। ठीक है, तो जो केव 5 है डेडिकेटेड टू द बरा अवतार ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु का जो बरा अवतार है वो को डेडिकेटेड है। गाइस मैं फोटो नहीं देख सकता, बट आई टोल्ड यू कि जैसे आप आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, सॉरी, जब आप आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो या स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर या स्कल्पचर पेंटिंग कुछ भी पढ़े तो बुक्स में आपकी एनसीईआरटी में पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पिक्चर्स आपको वहाँ नहीं मिला, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा पिक्चर्स। पिक्चर्स देख के आप समझेंगे ना तो वो चीज़ें कभी कभी पढ़ा हुआ माइंड में नहीं रहता, बट पिक्चर्स के थ्रू वो चीज़ माइंड में सेट हो जाती है, तो आप उसको बहुत बेटरली समझ पाएंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको पिक्चर्स नहीं दिखा सकता, बट आप जब पढ़ते टाइम या रिविजन टाइम में वो चीज़ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो राइट डाउन फॉर द, दिस श्रीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्ट, द सेलिब्रेटेड रिलीफ शोइंग विष्णु इन हिज इनकारनेशन ऑफ द बोर हेडेड वरा। सो जी आई टोल्ड कि बरा अवतार का जो वो है, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर यहाँ आपको देखने को मिलता है। एंड बरा अवतार रेस्क्यू द अर्थ फ्रॉम चाओस एंड कॉस्मिक सी। तो बरा अवतार ने जो अर्थ है उसको रेस्क्यू किया था, कि जब से आप देखेंगे, जब वो पिक्चर अगर आप गूगल करेंगे बरा अवतार की तो इस टाइप से सीइंग है, मतलब यहाँ पे बरा का जो आप पता है कि यहाँ पे बड़े बड़े सींग वो रहते हैं, तो सींग नहीं दांत थे, तो वो ही रेस्क्यूड अर्थ, जैसे कि ऐसे मैथोलॉजी में बोलते हैं कि एक राक्षस ने, किसी ने अर्थ को समुद्र के पानी में डुबो दिया था एंड ही किल्ड दैट राक्षस, एंड उस अर्थ को उन्होंने अपने जो दांत है, जो यहाँ पे सींग जो दांत थे उस पर रख के उन्होंने उसको समुद्र से बाहर लेकर आए थे। तो इट्स अ मैथोलॉजी, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना ना लिखना है, बट एक स्टोरी तो वो मैंने आपको बता दी कि कैसे उन्होंने रेस्क्यू किया था। तो the scholar says, next point, the scholar says that when Chandragupta II, Vikramaditya, renovated the cave in this manner, he wanted to portray the rescue of northern India from the political instability and fragmentation that it had experienced and prior to the rise of Gupta. उसके बाद इसको जो रेनोवेशन किया, जो द ग्रेट विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता सेकेंड ने इसका रेनोवेशन किया, एंड उन्होंने इसका रिनोवेशन करने का उनका इंटेंशन ये भी था, इवन लोग ये बोलते हैं कि जिस तरह लॉर्ड बरा ने अर्थ को रेस्क्यू किया था उसी टाइप वैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने जो नॉर्दर्न इंडिया का जो अपना राज्य था उसे रेस्क्यू किया फ्रॉम द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड फ्रेगमेंटेशंस, मतलब राजनीतिक अस्थिरता एंड अराजकता से अपने राज्य को सेव किया था। तो वो इसके कंपेरिजन में उन्होंने बताया कि इस टाइम जिस तरह उन्होंने अर्थ सेव किया था, उन्होंने अपने राज्य को सेव किया, तो अपने आप को उनसे कंपेरिजन दिया था। देन बाघ केव्स,
Bark caves located on the bank of Bagini River in the Dhar district of Madhya Pradesh. This rock cut caves possess the most amazing painting known to be ancient men. तो इन रॉक केव्स में पेंटिंग देखने को मिलती है एंशियंट मैन की. उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट राइट डाउन फॉर द अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स दीज केव्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय बुद्धिस्ट मोंग दत्तका. तो बुद्धिस्ट मोंग जो दत्तक थे, दत्तका सी इंग्लिश में लास्ट में के लग जाता है, गुप्त का गुप्ता हो जाता है, दत्तक का दत्तका. तो जो बुद्धिस्ट मोंग दत्तक थे उन्होंने ये केव एस्टेब्लिश की थी. आउट ऑफ द इनिशियल 9 केव्स ओनली 5 केव एक्सटेंडेड. तो उस टाइम पे 9 केव्स थी बट नाउ 5 केव्स अभी आपको देखने को मिलेंगी. तो डोंट फॉर द बाग केव्स आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स. म्यूरल पेंटिंग्स से जानी जाती है. म्यूरल पेंटिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जैसे अगर मुझे सपोज ये बॉल है, अगर मुझे इस पर कोई पेंटिंग बनानी है तो मैं पहले इसे क्लीन अप करूँगा, देन एक मिट्टी का लेयर इस पर वो करूँगा. ठीक है, तो पहले आप पॉइंट पूरा बेस पढ़ लेते हैं. बाग केव्स आर नोन फॉर म्यूरल पेंटिंग्स थिक मड प्लास्टर इन ब्राउनिश ऑरेंज कलर. तो मैं एक फिर मड का प्लास्टर या मिट्टी का एक लेप करूँगा या मिट्टी का एक प्लास्टर करूँगा, उसका एक ऑरेंज कलर से ब्राउनिश ऑरेंज कलर से उसे कवर करूँगा. वो कलर मिट्टी के साथ मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, तो उस कलर से मैं पहले उसको कवर करके पूरा करूँगा. उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग्स बनेगी. तो दैट्स अ म्यूरल पेंटिंग्स. दिस म्यूरल्स मेड बाय टेम्परा टेक्निक. देन स्कल्पचर की बात करते हैं. तो स्कल्पचर में आपको यहाँ 2 स्कूल देखने को मिलेंगे, मथुरा स्कूल एंड सारनाथ स्कूल. तो फर्स्ट वी डिस्कस मथुरा स्कूल ऑफ पहले स्कल्पचर. मथुरा स्कूल, please write down for the Mathura school also witnessed some development during the Gupta period. A prominent sculpture is standing Buddha at Mathura. So next, red sandstone image of Buddha dated at 500 AD. And हाँ, तो समझ पाएंगे आप. Then next point, right hand in Abhay Mudra assuring protection and left hand holding hem of garments. तो जो बुद्धा का राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में, हम अभय मुद्रा क्या था हमने डिस्कशन किया था. जस्ट लाइक इस टाइप से फेस वो है अभय मुद्रा में डिस्कशन है, मतलब राइट फेस जो बुद्धा का है वो अभय मुद्रा में है, और जो लेफ्ट हैंड है वो हेम ऑफ गारमेंट से कवर. तो उसके बाद वेयर इज हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली काउंटेनेंस विद caused eyes is robed in spiritual ecstasy. तो सॉरी स्माइलिंग काउंटेंस है, स्माइलिंग काउंटेनेंस. स्माइलिंग काउंटेंस मतलब चेहरे की जो इसको मुखाकृति बोल सकते हैं. हाँ, तो जो चेहरे की मुस्कुराता हुआ चेहरा या मुखाकृति है वो है. एंड with caused eyes is robed is spiritual ecstasy. Spiritual ecstasy मतलब आध्यात्मिक परम आनंद में लिपटी हुई. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं वो आप प्लीज़ इन वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी में, तो मैंने आपको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डिस्कस किया था कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए. अगर आपको कुछ स्टोरीज या कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, कुछ कोटेशन देखने को मिलती है, तो आप उन्हें कोटेशन में आप एक डायरी में लिख ऐड डाउन कीजिए. देन कुछ वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी की एक अलग डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप वोकैबुलरीज ऐड कर सकें, तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे. तो ये अपनी वोकैबुलरी में जो वर्ड्स मैं आपको बताते जाता हूँ वो वर्ड्स आप ऐड कीजिएगा एज कम्पेयर टू सिंपल वर्ड्स. अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगर अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एंड आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स गेन करवाएगा एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स. देन ओके, robe covering both shoulder is skinfully represent with directing covered systematic fold and clinch to the Buddha. तो वही कवरिंग मतलब जो भी उन्होंने कपड़ा जो भी ओढ़ा था वो दोनों शोल्डर पे, जैसे हम एक शॉल कवर से अपने आप को कवर करते हैं ना, पूरा ऐसे पूरा लेते पूरा ऐसे कवर करेंगे, तो वो दोनों शोल्डर से कवर था और वो इतना पतला एवं अब
देखिए रियल में देखा नहीं है सब उसे, बट जो स्कल्पचर है उसमें उसको इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो जो शॉल है, जो भी जिस चीज़ अपना उन्होंने अपने आप को कवर किया था, वो उनकी बॉडी से पूरा चिपका हुआ था, क्लिंच टू द बॉडी। क्लिंज टू द बॉडी, तो बॉडी शरीर से पूरा चिपका हुआ था वो। उसके बाद हेड इज कवर्ड विथ सिस्टमेटिक स्पाइरल कर्ल विथ अ सेंट्रल protuberance and the elaborate halo decorated with concentration bonds and graceful ornamentation जैसे गाइड आप जब वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप पे पढ़ें तो आप स्कल्पचर का पहले जो पिक्चर है वो अपना सामने रख के पढ़ें। जस्ट अब एक रफली बताता हूँ कि जो उसका हेलो है वो कैसे डेकोरेटेड है। कि जस्ट सपोज यहाँ पे जो उनका हेड होगा उसके बाद साइड में सराउंडिंग एक हेलो आपको देखने मिलेगा। तो जो हेलो है वो ऐसे डेकोरेटेड एंड स्पाइरल उसमें कि स्टेप बाय स्टेप एंड डेकोरेशन में हुआ है। तो वही हमने आपको यहाँ पे वो किया। देन सारनाथ स्कूल, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, द आर्ट ऑफ भरहुत, अमरावती, सांची एंड मथुरा केम क्लोजर एंड क्लोजर मेल्टिंग इनटू वन द सारनाथ स्कूल। तो द नेक्स्ट पॉइंट, its a plasticity is derived from the Mathura and its elegance from that of Amravati। तो इसका जो मतलब जैसे एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से सिमिलरिटी मिलती है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो अमरावती के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है कि सिमिलरिटी है। इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ रिच 3 डायमेंशनल और स्कल्पचर प्रेजेंस ऑफ बिल्डिंग। तो वही ऑब्वियसली स्कल्पचर 3 डायमेंशन से होते हैं, बट जो बिल्डिंग है बिल्डिंग में भी स्कल्पचर्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है। सबसे बिल्डिंग में स्कल्पचर का प्रेजेंट जस्ट लाइक कि जो वॉल्स है वॉल्स में स्कल्पचर से आप देखेंगे कि मूर्तियाँ से देखेंगे। खजुराहो के मंदिर में जैसे आप देखते हैं दीवारों पर मूर्तियाँ हैं खजुराहो टेम्पल, उस टाइप से स्कल्पचर का जो प्रेजेंस है वॉल्स पर भी आपको देखने को मिलता है। द ह्यूमन फिगर टेक सेंटर स्टेज एंड नेचर बिकम द बैकग्राउंड। सॉरी गाइस, तो जो ह्यूमन फिगर है ह्यूमन को यहाँ पे प्रोमिनेंट प्रायोरिटी दी गई है। ह्यूमन फिगर टेक सेंटर स्टेज, तो ह्यूमन फिगर है इवन ह्यूमन का जो स्कल्पचर उसको प्रायोरिटी दी गई है। और जो नेचर है नेचर को उन्होंने सेकेंडरी रखा है, नेचर को बैकग्राउंड में रखा हुआ है। अ परमानेंट स्ट्रक्चर इज स्टैंडिंग बुद्धा एट सारनाथ। तो यहाँ पे आपको बुद्धा का जो स्कल्पचर है वो स्टैंडिंग पोजिशन में देखने को मिलता है। ठीक है, सेम इट्स राइट हैंड इन अभय मुद्रा, सेम वही अभय मुद्रा एंड तथास्तु वाला। Unlike the delicately carved drapery fold of the Mathura Buddha, only the fringe of the diaphanous robe in here indicate। तो वही जस्ट आप कंपेयर करेंगे कि जो मथुरा स्कूल का स्कल्पचर और सारनाथ स्कूल का स्कल्पचर, तो मथुरा स्कूल के स्कल्पचर में आप देखेंगे कि पूरा जो डेकोरेशन है उधर की बारीकी से डेकोरेट किया, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा जो स्कल्पचर है वो पूरा एक स्लिम फाइन फॉर्म में बना हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि अब विदाउट क्लोथ भी उसे बोल सकते हो, एक फाइनली उसे बनाया गया है। तो वो डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। द आईज गेज डाउनवर्ड्स इनटू डायरेक्टली एट बट इनटू द व्यूअर्स। द आईज जो आंखें देखेंगे आप मथुरा स्कूल के जो सारनाथ स्कूल के जो बुद्धा स्कल्पचर की आंखें देखेंगे तो थोड़ी सी झुकी, हल्की सी नजर नीचे झुकी हुई है। ठीक है, तो द आईज गेज डाउनवर्ड्स नॉट डायरेक्टली एट बट इनटू द व्यूअर। तो थोड़ी झुकी हुई है, बट सामने से देख रहे हो तो थोड़ा सामने से आई कांटेक्ट नहीं, मेरा कैमरे से आपका ऐसा आई कांटेक्ट हो रहा है, इस टाइप से आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ी हल्की सी नजर ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद the very fine higher grade surface seem to have soft bloom especially distinctive सारनाथ quality। वही कि जो बॉडी का जो स्कल्पचर की बॉडी का जो सरफेस है वो बहुत फाइन है, तो वो ऐसा लगता है कि या तो कपड़े पहने थे या फिर कपड़े बहुत फाइनली वो थे। तो जो डिफरेंस है मथुरा स्कूल से। उसके बाद से गाइस यहाँ दोनों स्कूल्स में थोड़ा कुछ डिफरेंस है, तो मैं पहले यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंसेस बिटवीन सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो our first point is in मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर रिलैक्स्ड एटीट्यूड इन द बॉडी ऑफ द स्कल्पचर। तो जो स्कल्पचर की बॉडी थी वो एक रिलैक्स पोजिशन में थी
एज कम्पेयर वी कैन सी इन मथुरा स्कूल हैड ए कॉलम और रिजिडिटी इन सिमिलर वर्क। तो वही कि मथुरा स्कूल के जो स्कल्पचर था उसकी बॉडी में रिजिडिटी थी, तो स्कल्पचर रिजिडिटी था। और एज कम्पेयर कंपेयर टू सारनाथ स्कूल का जो स्कल्पचर था वो एक रिलैक्स पोजीशन में था नॉर्मली। देन सेकंड फाइन इज वेरी फाइन ड्रेसिंग इनविजिबल ऑन द बट लेफ्ट हैंगिंग आउट ऑन साइड वन साइड। तो वही हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले सारनाथ स्कूल में कि जो ड्रेसिंग था, इवन यू कैन यूज वर्ड ऑफ ड्रेपिंग हियर, ये थोड़ा एक यूनिक लगेगा तो आप यहाँ ड्रेपिंग भी लिख सकते हैं ड्रेसिंग के प्लेस पे। तो ड्रेसिंग का मतलब हमने डिस्कस किया था कि जो जस्ट ऐसा विजिबल हो रहा था कि कुछ पहना ही नहीं है, तो इनविजिबल टाइप का ड्रेसिंग था, वो थिन उसमें था, ऐसा कोई डिज़ाइन भी उसमें नहीं थी कि हम लोग इमेजिन कर सकें यहाँ कोई जैसे कि मैंने ये शर्ट पहना तो यहाँ पे कुछ सल्स आपको इस टाइप में ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कुछ स्कल्पचर बनाया तो इसी पोजिशन तो ऐसा कुछ बनाते ही ये सब पीछे बटन्स का या फिर ये इस टाइप से लाइंस तो लगेगा ना कुछ पहना हुआ है बंदे ने, तो बट वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो वो एक ये ड्रेसिंग था नहीं था, इनविजिबल टाइप में था। देन वहीं हम उसको कंपेयर करें मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर से, तो इन द मथुरा स्कूल द ड्रेस you can use word drape here also were elaborate and fold were very much visible। तो वही ड्रेसिंग था, ड्रेस यहाँ पे था वो विजिबल था। एंड इन अवर थर्ड पॉइंट इज इन सारनाथ स्कूल द बॉडी इन इट्स स्मूथ एंड शाइनिंग प्लास्टिसिटी constitutes the principal themes of the सारनाथ आर्टिस्ट। तो जो बॉडी थी वो वही स्मूथ और शाइनिंग फॉर्म में थी, वही अब वही बताया ना कि पूरा ऐसा स्मूथली शाइनिंग फॉर्म में था, ऐसा कोई विजिबल था नहीं कपड़ों का, तो वो पूरा स्मूथ था। तो वही था कि कुछ पहना नहीं पहना इस कल्चर में कपड़े का, वो डिस्कशन ऐसा कुछ डिस्कशन तो नहीं बोल सकते, बट हाँ विजिबल नहीं था, स्मूथली बॉडी रही थी। और वही कंपेयर करें तो मथुरा स्कल्पचर वॉज मोर रिजिड एज कम्पेयर टू सारनाथ स्कल्पचर। देन अब हम बात करें मटेरियल की, तो इन सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर मटेरियल यूज्ड was cream colored sandstone and in Mathura school of sculpture made up of moderately fine red sandstone। तो गाइस ये था हमारा गुप्ता आर्किटेक्चर का गुप्ता पीरियड गुप्ता आर्ट एंड कल्चर का सेकेंड लेक्चर देना। जो तो थोड़ी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्कल्पचर या छोटा केव्स स्तूपा जो थोड़ा रिलीजन्स में डेवलपमेंट था वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। अब जो मेन पार्ट जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसी चीज़ का इस पीरियड में हुआ है या फिर जिस चीज़ का इसे गोल्डन एज कहा जाता है वो है इसका आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।